जो आज खास मेहमान हैं उनका नाम है मिलिंद करमारकर और वो डायरेक्टर एंड फंड मैनेजर हैं दलाल एंड ब्रोचा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। सर बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस, आपने समय दिया है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर जो पहली चीज जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से हम सब ने सीखी है या फिर मार्केट के इन्वेस्टर्स ने सीखी है वो वैल्यूएशन की। तो मेरा पहला सवाल आपसे वैल्यूएशन पर ही होगा कि इस वक्त जब मार्केट के वैल्यूएशन को हम 19-20 के आसपास देख रहे हैं, जो तमाम इमर्जिंग मार्केट से अब भी थोड़े हायर साइड पे ही हैं, आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त इंडियन मार्केट के वैल्यूएशंस को? अभी उसमें ऐसा है कि वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी है, ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन वैल्यूएशन के साथ ग्रोथ भी देखना उतनी ही जरूरी है। बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट्स ऐसे हैं कि जहां पे ग्रोथ कम है भारत से और उसकी वजह से वो शायद सस्ते लगते हों पी के हिसाब से, लेकिन अगर भारत में जो हम ग्रोथ सोच रहे हैं वैसी ग्रोथ अगर आए तो मुझे लगता है कि ये कुछ बहुत महंगे शेयर्स नहीं ट्रेड हो रहे हैं। तो अच्छे स्टॉक्स देख के मेरे हिसाब से तो हमेशा खरीदते रहना चाहिए। बिल्कुल, और वो अच्छे स्टॉक सेक्टर्स क्या होंगे वो भी हम आपसे समझेंगे, लेकिन सर एक चीज मैं इस वक्त समझना चाहता हूँ कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो हमेशा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर आते हैं। बिल्कुल, इस बार क्या ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कि बार बार रह कर वापस आ रही है, एक बार लगता है कि सेटल हो गई चीजें फिर वापस से शुरू हो जाती हैं, एस्केलेट हो जाती हैं चीजें, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी इस वक्त है? ऐसा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन परपेचुअली तो नहीं रहती है, शॉर्ट टर्म में रहती है। अभी वो कब खत्म होगी बहुत डिफिकल्ट है कहना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। यूक्रेन रशिया वॉर अभी 2 साल से चल रहा है लेकिन लोग भूल गए उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी पासिंग फेज है, ओवर अ पीरियड ये भी निकल जाएगा। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी मेरे हिसाब से तो निवेशक ने देख के खरीदना चाहिए। बिल्कुल, जो एक चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही है सर वो है क्रूड के प्राइसेस, और बीच में एक बार हमने देखा कि वापस से 70 के आसपास के लेवल्स आ गए थे, लेकिन वापस से 90 के लेवल्स आ गए क्योंकि एस्केलेशंस बढ़ गई। आप इसको कैसे देखते हैं कि कितना परेशानी आने वाले क्वार्टर्स में करेगा, मार्जिन्स के ऊपर कितना प्रेशर डालेगा क्रूड के अगर प्राइसेस एलिवेटेड रहते हैं यहाँ से? तो क्रूड के हिसाब, क्रूड जब बढ़ता है तब 2 चीज होती है कि उससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनको इम्पैक्ट आ सकता है, बट बहुत सारी कंपनियां ऐसी है कि जिनका क्रूड से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे कंपनियों में मेरे हिसाब से इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बट दूसरा क्या होता है कि जब क्रूड की प्राइसेस बढ़ती है, माहौल खराब हो जाता है, तब साइकोलॉजिकली इन्वेस्टर तैयार नहीं रहते हैं निवेश करने के लिए, और उसकी वजह से मार्केट हमेशा लेट्स से रेंज बाउंड रहता है। तो मेरे हिसाब से वैसी परिस्थिति और कुछ 1 आध क्वार्टर तक रह सकती है। बिल्कुल, एक सेक्टर जो काफी परेशान कर रहा है सर वो आईटी सेक्टर है, और लोग आमतौर पे बहुत इजी एक राय है, आम राय है कि इससे फिलहाल दूर रहा जाए। आप इस वक्त आईटी सेक्टर पर अपनी क्या राय रखते हैं? तो हम लोग भी, यानी हमारी पीएमएस आईटी सेक्टर पे अंडरवेट है, क्योंकि क्या है, ये कंपनियां अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, पर उनका जो बिजनेस है उस पे अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली होगा, लेकिन उनको टाइम जाएगा। तो हम लोग वॉच कर रहे हैं, कंपनियों को मिल रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मेरे हिसाब से ये रडार पे तो रहनी चाहिए, पर निवेश करने के लिए शायद और 1-2 क्वार्टर जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अर्निंग्स को अगर सर देखें, क्योंकि अर्निंग्स काफी इस बात की प्रोग्रेस हो चुकी है और आईटी के अर्निंग्स ओवरऑल ठीक ठाक रहे हैं। इन्फोसिस अगर आने वाला है अभी, उसको अगर छोड़ दें तो ओवरऑल ठीक ठाक रहे हैं। 1-2 अगर विप्रो को छोड़ दें, विप्रो में थोड़ी सी परेशानियां नजर आई। आप अगर ओवरऑल देखें आईटी सेक्टर के लिए तो 1-2 क्वार्टर्स की बात है, 1-2 क्वार्टर्स के बाद हो जाएगा, हो सकता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर स्टॉक्स के प्राइसेस को देखें, जैसे टीसीएस 2000 के नीचे चला गया था, मैं सिर्फ किसी स्टॉक पे रिकमेंडेशन नहीं मांग रहा, बट एक रेफरेंस के लिए कि 2000 के नीचे चला गया था, वहां से अब रिकवरी होकर 2200 के ऊपर आसपास आ चुका है। वैसे ही तमाम आईटी स्टॉक्स भी आ चुके हैं। आप अर्निंग्स का कितना सपोर्ट देख रहे हैं, या अर्निंग्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त आईटी सेक्टर में? अगर इन लोग ये कंपनियों का गाइडेंस देखा जाए तो वो अभी भी 3 से 5% पे गाइड कर रहे हैं, और वो ट्रेड हो रहे हैं 12 से 18 के पीई पे। तो मुझे लगता है कि वो अभी भी महंगे ही है। सर एक चीज जो इससे कनेक्टेड है आईटी सेक्टर से, वो है एआई, और हर कोई इसकी बात कर रहा है इस वक्त। एआई डेटा सेंटर की बात कर रहा है। एक इंडियन इन्वेस्टर जिसके पास डायरेक्ट प्ले शायद नहीं है एआई का या डेटा सेंटर का डायरेक्ट प्ले नहीं है, एक प्रॉक्सी प्ले निश्चित तौर पर है, वो अगर इन्वेस्ट करना चाहता है इस थीम में तो वो कैसे करे?
बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत में ऐसी कंपनी नहीं है जो एआई में निवेश कर रही हो फिलहाल। मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। वो छोटी मोटी कंपनियां हैं जो बोलते हैं हम एआई करते हैं, वैसे उसमें कुछ ये नहीं है, वो नहीं होता है वैसे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे। सर, एक सवाल जो सारे इन्वेस्टर्स जो आपको इस वक्त सुन रहे होंगे वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि मिलिंद सर इस वक्त पोर्टफोलियो बनाना अगर चाहें 5 साल के लिए, क्योंकि मैं अगर शायद किसी और गेस्ट से बात कर रहा होता तो 12-18 महीने की बात करता, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 5 साल, इसलिए कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी रही है। तो इस वक्त अगर आप वैल्यू क्रिएशन के हिसाब से 5 साल का पोर्टफोलियो बनाए तो कौन से सेक्टर्स पर आप प्रेफर करेंगे? तो मैं मेरा पीएमएस का ही उदाहरण देता हूं। अबाउट 60 to 65% हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंजम्पशन पर राइजिंग पर कैपिटा इनकम से कनेक्टेड है। तो उसमें आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि लास्ट 3-4 साल से अंडर परफॉर्म किया है, पर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि राइजिंग पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उसको बेनिफिट होगा। सो बैंकिंग एंड फाइनेंस है, फार्मास्यूटिकल है, हॉस्पिटल है, इंश्योरेंस है, ट्रैवल है और रिटेल है। ये जो सेक्टर्स है इसमें हमने 60 से 65% इन्वेस्ट किया है। बाकी का 25% है इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में, और 10% कैश। बिल्कुल, 10% कैश अभी आपने रखा है फिलहाल के लिए। ओके, ठीक है। बताओ, अपॉर्चुनिटीज आप अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं। चलिए, ठीक है सर। एक और 2 सवाल इनफैक्ट आखिरी में रखना चाहता हूं आपसे। एक सवाल तो इस चीज पर कि अर्निंग्स को जब आप रीड करते हैं, मैं इसको ऐसे क्लासरूम के स्टाइल में समझना चाहता हूं कि एक इन्वेस्टर जो नया मार्केट में आया है या फिर 2-3 साल हुए हैं, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहता है, अर्निंग्स को रीड भी करना चाहता है, फंडामेंटल्स को भी समझना चाहता है। आप कौन से मेट्रिक्स को ट्रैक करते हैं अगर आप किसी बिजनेस को चूज कर रहे हैं और उसके अर्निंग्स को रीड कर रहे हैं? तो मैं कहूंगा कि अर्निंग्स और पीई आफ्टर कंसिडरिंग ग्रोथ, वैसा देखना चाहिए। बिकॉज क्या है, बहुत बार आप कोई सेक्टर अगर 30-35% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हो रहा है और उसका पीई 100 का है, तो आप बोलोगे ये 100 के भाव पे तो 100 के पीई पे तो नहीं लेना चाहिए। बट यू टेंड टू फॉरगेट कि 3 साल में अभी जितना उसका अर्निंग है, उसके अर्निंग डबल से भी ज्यादा हो जाता है। तो वो हिसाब से आपको देख के करना चाहिए। एक मोटा ऐसा है कि आपको देखना चाहिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ के हिसाब से अगर आप 5 साल तक कंसिडर करते हो तो कितना आता है और अभी की प्राइस क्या है। अगर, बिकॉज वैल्यूएशन इज ब्यूटी इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, कि आपको आपका पैसा कितने साल में वापस आना चाहिए। अगर लगता है 5 साल में, 6 साल में वापस आना चाहिए तो वो हिसाब से देखें, अच्छा लगता है तो खरीदिए। बिल्कुल, एकदम गोल्डन एडवाइस है ये निश्चित तौर पर इन्वेस्टर्स के लिए। एक और सवाल सर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं इन्वेस्टमेंट में, वो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक, क्योंकि आप कई इन्वेस्टर से भी बात करते रहेंगे, इतने दशकों का आपका एक्सपीरियंस है, जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स इन्वेस्टर्स करते हैं और वो पहली बार आपको सुन रहे हैं आज या फिर नए इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं और कैसे उससे बचे? वो इन्वेस्ट करते हैं हेयरसे पे कि अरे ये शेयर ऊपर जा रहा है मैं ले लेता हूं, या इसमें ये ऑपरेटर है इसलिए बहुत ऊपर जाने वाला है। होमवर्क नहीं करते, वो सबसे बड़ी गलती है। अगर होमवर्क करके, जब आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हो तो आप ऐसे नहीं, आप विजय सेल्स में या क्रोमा में या कहीं पे चले गए अरे ये वाला दे दो, ऐसा तो नहीं होता है। आप 10 रेफ्रिजरेटर देखते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो समझते हैं, आपका बजट देखते हैं, फिर अच्छा लगता है तो खरीदते हैं, नहीं तो नहीं खरीदते। कम से कम 5-6 घंटा तो उसमें बिताते हैं। शेयर खरीदते समय लोग 5 घंटे या 5 मिनट भी नहीं सोचते हैं, और वही गलती रहती है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि समय की सीमा है निश्चित तौर पर और आपको जाने देना, लेकिन आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि इसको कंटिन्यू किया जाए। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, मार्केट अनसर्टेन है, एक वो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल क्या होगा जो आप अपने इस पूरे एक्सपीरियंस के निचोड़ से हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? एक इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल जो निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट के पहले ध्यान रखें या इन्वेस्टमेंट की अपनी होराइजन को डिसाइड करते वक्त ध्यान रखें। सो एक इन्वेस्टर महारथी ने कहा है, कौन है मुझे याद नहीं है, कि यू शुड बी बाइंग इन द मार्केट व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, इवन इफ इट इज योर ब्लड। परफेक्ट।
परफेक्ट, बिल्कुल सर। निश्चित तौर पे ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी काम आएगी और बहुत शुक्रिया सर, आज आप जुड़े, तमाम चीज़ों पर आपने बातचीत रखी और निश्चित तौर पे ये पूरी बातचीत हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू, थैंक यू। तो ये बात आपने सुनी मिस्टर मिलिंद कर्माकर, जो मार्केट के एक वेटरन है, मार्केट महारथी हैं, 3 दशकों से ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका है और बाजार पर उन्होंने ये पूरी राय दी कि आपको इस वक्त अगर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करें, कैसे इन्वेस्ट करें, मार्केट की उनकी फिलॉसफी क्या है, वैल्यूएशंस को कैसे रीड करते हैं। फिलहाल मार्केट महारथी में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद BT Now स्वदेश पर खबरों का